इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन धान्य कृषि योजना का किया शुभारंभ। कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण। पटना में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने INDIA गठबंधन का किया बचाव। NDA पर साधा मनोज कुमार ने निशाना। पटना में लोकतंत्र के महानायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। बीजेपी नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करी। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके बाद PM मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की सफलता पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके पास बदलाव लाने का अवसर है और मुझे विश्वास है कि ये युवा अधिकारी किसानों के साथ मिलकर 100 जिलों के कृषि परिदृश्य को बदल देंगे। धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से PM धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के DM या कलेक्टर पर है। PM धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी उपज होगी, कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। PM धन धान्य कृषि योजना की सफलता
लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जैसे ही इस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक प्रोटीन भी है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। पल्सेस ही से उसका रास्ता होते हैं। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर हमेशा भीड़ होती है। इसे देखते हुए 2 साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया का एक साथ प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग से आने वाले यात्रियों को बहुत लाभ हुआ। अब एक स्थायी क्षेत्र यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। इससे आने वाले यात्री, खासकर बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथियों, न्यू दिल्ली स्टेशन, इस पर बहुत सडन सर्ज आती है। हमेशा क्राउड का, पैसेंजर्स का एक सडन सर्ज आता है। इसके लिए 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेरी होल्डिंग एरिया का। उस एक्सपेरिमेंट से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ। अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है, यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे। अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं, उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे नए टिकटिंग काउंटर्स खुले हैं, तो ये नए टिकटिंग काउंटर्स सारे के सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल जब पैसेंजर्स आएंगे तो उनको एक अच्छा वेलकमिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे बड़ा सा एरिया जिसमें बैठ सके, बहुत बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स बने। अभी देखा टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया है, करीब 150 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने। तो अच्छा आरओ, इंडस्ट्रियल आरओ का पानी, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, आराम से बैठने को यहाँ सुविधा मिले। बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं।
बहुत अच्छा एक एरिया बन गया है। ये परमानेंट सुविधा हो गई न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए। ऐसे ऐसे देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियां बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो एक नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। इस तरह की फैसिलिटी से पैसेंजर्स को आते ही एक सुविधाजनक एरिया में बैठने का मौका मिलेगा। अभी आने वाले समय में छठ और दीपावली की बड़ी एक फेस्टिवल के टाइम में सडन रश होता है। इस रश के टाइम में इस पूरे सिस्टम का टेस्ट हो जाएगा और इससे जो लर्निंग्स आएगी, जो इससे सीखने को मिलेगा, उसको हम आने वाले समय में बाकी स्टेशंस में भी ऐसी व्यवस्था नए व्यवस्था आने वाले समय में यहाँ से जो सीखने को मिलेगा उससे नए होल्डिंग एरियाज में उसकी व्यवस्था करेंगे। ओवरऑल इस साल छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन्स का व्यवस्था की गई है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत मात्रा में कैपेसिटी बढ़ाई है। नई पटरियां आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरे कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी नई पटरियों का अप्रूवल देते हैं। पटरियों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। एक तरीके से रिकॉर्ड संख्या में करीब करीब 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। तो ओवरऑल एक बड़ी मात्रा में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 12,000 में से करीब 10,700 ट्रेन्स ऑलरेडी नोटिफाई हो गई हैं और 150 ट्रेन्स, 150 रेक्स यानी कि करीब करीब 2,000 सर्विसेज वो चला सके। 150 रेक्स को व्यवस्थित तरीके से अनरिजर्व चलाने के लिए रखा गया है। तो 10,700 प्लस 2,000 सर्विसेज और करीब करीब इस साल 12,000 से अधिक गाड़ियां चलेंगी। साउथ से भी है, ईस्ट से भी है, नॉर्थ से भी है, वेस्ट से भी है। देश के हर कोने में स्पेशल ट्रेन चलाई है जिससे कि यात्रियों को सुविधा रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सीटों पर वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है और इंतजार करना चाहिए। तो वहीं एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के अनुसार जेडीयू और बीजेपी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस दौरान कुशवाहा ने अपने बयान में कहा है कि वे अपनी पार्टी के लिए 6 से अधिक सीटें चाहते हैं और अभी तक उन्हें संतोषजनक प्रस्ताव नहीं मिला। सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बुलावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। अरे इस तरह के सवाल का तो बार बार हम जवाब दे चुके हैं ना। सीट की संख्या जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर आपकी भी नाराजगी है क्या अभी भी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाएं। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। पटना में कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार ने एनडीए पर निशाना साधते हुए अपने गठबंधन का बचाव किया। मनोज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। हम लोग इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
अरे भाई झमेला फंसा हुआ है एनडीए में, चिंता मत करिए। आप लोग तो सवाल बार बार वही पूछ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। पूछ लीजिए उधर जाके, उधर क्या चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 20 साल का जो बदहाली है बिहार में, स्वास्थ्य का हाल दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। शिक्षा का हाल दर्दनाक है। आप अगर देखिएगा तो किस प्रकार से नमामि गंगे योजना के नाम पर पवित्र नदी गंगा जी के साथ में धोखा किया गया। मैं एक चीज और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा घोटाला किया गया है पीडीएस वाला में। यहाँ हर महीना 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला, 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला हर महीना, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। बड़ा घोटाला। चूंकि मैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में संसदीय समिति का मतलब मेंबर हूं, मैं वहां से पूरा पेपर निकाल करके पूरा बजाबते, मेरा बैग में भी है, मैं इस पर लेटर भी लिखने जा रहा हूं केंद्र को, और मैं सवाल भी उठाऊंगा सदन में। बड़ा महा घोटाला किया गया है बिहार में। 48 लाख लीटर प्रत्येक महीना बिहार वासियों के लिए किरासन तेल दिया गया, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। अब ये 40-44 लाख लीटर कहां चला गया पता ही नहीं चला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो महा घोटाला है ये कौन सा राज है। आप हमेशा जंगल राज का बात करते हैं, हमारे गरीब भाइयों को लूट के मार दिया गया यहाँ। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले सीपीएम ने 2 कैंडिडेट उतार दिए। देखिए मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है, तो कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। हो गया भाई, आपको देखे हमारा सीईसी हो गया है, बात चल रही है कुछ सीटों पर फाइनल हो गया, कुछ सीटों पर। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हम सिपाही हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिस प्रकार से धूप में, घाम में, गर्मी में मत अधिकार यात्रा हम लोगों ने किया और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने हम लोग को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बिहार को बदलाव करने के लिए अपने मत को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री बनेंगे सर? मतलब अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। गाड़ी कितना आगे बढ़ गया, इंडिया गठबंधन का गाड़ी कितना आगे, आपको मालूम है कि नहीं? घोषणा नहीं कर रहे। आपको मालूम होना चाहिए सर कि इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन है। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, मैं आप ही से पूछ। अच्छा, जाहिर सी बात। देखिए, कुछ नेता, कुछ हमारे आदरणीय नेता के लिए भी तो छोड़िएगा ना। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी के लिए, आदरणीय माननीय लालू जी के लिए, इन लोगों को भी कुछ भाग छोड़ दीजिए ना। हम उनका सिपाही होने के नाते हम बोल रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका भी जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोग को। और आप देखिए यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ डिप्टी सीएम। अच्छा बताइए, आप जिस मीडिया से हो, जिस चैनल से हो, आपका भी दिल में है कि मैं पटना का सबसे बेस्ट एंकर बनूं, तो चाहत को किसका कहीं रोकिएगा। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। आदरणीय मुकेश, नहीं मैं चाहता हूं ना, आदरणीय मुकेश साहनी जी को मैं स्वागत करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, उनके इच्छा के, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टनर हैं, सबों का अपना अपना इच्छा है। लेकिन जैसे अभी हमारा मेन जो मुद्दा है वो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, उसके बाद हो जाएगा। कांग्रेस चाह रही है, मतलब क्या दिक्कत है? आप भी अगर आप भी बेस्ट एंकर हो जाए पटना के तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चाहेंगे? हम भी चाहते हैं कि आप बढ़िया सबसे बड़ा एंकर बनिए। अरे देखिए, डिप्टी सीएम, हम अलायंस पार्टनर, देखिए आप लोग फंसाइए नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोग फंसाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम क्लियर कर दीजिए। डिप्टी सीएम मतलब मैं तो बोला नहीं कि सबसे बढ़िया एंकर तो आप भी बनना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में आप भी स्वतंत्र हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में डिप्टी सीएम नहीं बनेगा? लोग जब हम जीतेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे ना, तो आप निश्चिंत रहिए। बिहार के कई जिलों में वैश्य समाज को सरकार की तरफ से उपेक्षित किया जा रहा है। यह आरोप भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के वैश्य समाज के प्रत्याशी संजीव कुमार ने लगाया है। संजीव कुमार पोद्दार ने कहा कि एनडीए गठबंधन जहां एक तरफ जाति जनगणना की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जाति आधार पर
वैश्य समाज को टिकट बंटवारे में उपेक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी वैश्य समाज को नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को। इस बार विधानसभा का चुनाव है और मैं बिहपुर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे आ रहा हूं। जो आज दिन तक लगातार देखा कि खास करके हम जो बिहपुर विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दलों ने हमें वैश्य पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिया। वैश्य समाज सब दिन वांछित रहा है। इसके लिए अब हमारे समाज के लोग जग चुके हैं कि सिर्फ अब हम किसी राजनीतिक दल का झोला और बैनर नहीं ढोएंगे, हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लगातार वोट करते रहा, लेकिन कुछ ऐसा विधानसभा है जहां आज दिन तक खास करके एनडीए हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। अब इस बार हम लोग दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जो मेरे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं कि जैसे भाजपा वाले लगातार कहते हैं कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी समस्याएं बूथ स्तर तक होती है तो फिर उसके निदान करने के लिए आप कर्मी के द्वारा हम लोगों का निदान क्यों नहीं होता है। लगातार लूट, हत्या, अपहरण का दौर जारी है। खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग डरे सहमे जी रहे हैं। तो मेरा मांग है कि हमें भी सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। आज लगातार जो है एक्सीडेंटल की घटना हो रही है रोड पर। एक टोल टैक्स अलग लग रहा है। जब सांसद और विधायक को टोल टैक्स नहीं लगता है तो हम वोटरों को टोल टैक्स क्यों लगेगा। इसकी लड़ाई हमें लड़नी है। पूरे रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो ताकि एक्सीडेंटल घटना कम हो सके। अगर दुकानदारों के साथ लूट, हत्या, अपहरण होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो ताकि अपराधी सलाखों के पीछे हो। भाजपा में भाजपा का विरोधी क्यों? जी, भाजपा में रह के चूँकि हमारा जो खास करके वैश्य समाज है सब दिन एनडीए भाजपा समर्थित रहा, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उसको उचित भागीदारी नहीं मिल पाती है। इसलिए जब तक अब उचित भागीदारी नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। भागलपुर भी के जिला के 7 विधानसभा में एक बार भी हमारे वैश्य समाज को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, बिल्कुल। इधर हम लोग 30 जुलाई को गांधी मैदान में बड़ी रैली किए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा। उसमें हम लोगों ने पार्टी बनाया, गणतांत्रिक समाज पार्टी, जिसमें हमारा चुनाव चिन्ह आरी भी आ चुका है। और हम लोग मुस्तैदी से पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार की विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। अगर वो हम लोगों से सिर्फ वोट लेते रहेगा, झोला ढुलवाते रहेगा, दरी और बिछौना बिछवाते रहेगा, तब हम समाज जग चुके हैं कि जब फल खाने की बारी आती है तो हम लोगों को गुठली फेंक दे दिया जाता है चूसने के लिए। अब इसका हम लोग खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और हमारा समाज का लोग आईना दिखाने का काम करेगा। मैं डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार, बिहपुर विधानसभा प्रत्याशी। पटना में भारत रत्न से सम्मानित लोकतंत्र के महानायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और आंदोलन का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा और जनहित के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जब देश में आपातकाल जैसी काली छाया छाई थी, उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष का बिगुल फूंका और पूरे देश को एकजुट किया। भारत रत्न से सम्मानित लोकनायक लोकतंत्र के महानायक दिवंगत जयप्रकाश जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें नमन और वंदन करते हैं। वो इमरजेंसी में जो हमारे देश में लगाया गया था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको जेल भी जाना पड़ा और उन्हीं के खातिर इमरजेंसी को फिर हटाया भी गया और उन्हें जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन और वंदन और हाथ जोड़ के प्रणाम भी करते हैं। वो देश के महान नायक में से गिने जाते थे। मैं गया जी डॉक्टर मनीष मिश्रा, गया जी बिहार। भागलपुर में विश्व बालिका दिवस के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और जीवन जागृति सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह ने गरीब परिवारों की बच्चियों के लिए अनोखी पहल की घोषणा की। उन्होंने बताया कि
बीपीएल श्रेणी की 1 वर्ष तक की बच्चियों को स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में मुफ्त ओपीडी सेवा दी जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर ने बालिकाओं को मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया और कहा कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मान मिलने के बाद उन्होंने समाज के हित में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की खबरों से जुड़ने के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।